हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, एक लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। बाबू एक सेकेंड। बाबू, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड पढ़ लो। डेफिशिएंट डिमांड तो बिल्कुल अपोजिट है, उस दिन दिख ही गया होगा, ठीक है। हम टोटल मिलाकर बेटा तीन तीन टॉपिक दोनों में कर चुके हैं। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। डेफिशिएंट डिमांड में बिल्कुल अपोजिट कर दूंगा। मैंने आपसे बेटा स्पेस छोड़ने को कहा था 1 से 1.5 पेज, ठीक है जी, वो आपने छोड़ा होगा होपफुली। बाबू अभी ना, या तो एक काम करो, लिखना मत शुरू करो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि मैं कितना लिखूं और कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा आपको आपकी राइटिंग के हिसाब से। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के बाद लिखते हैं यार, टॉपिक ज्यादा देर का नहीं है। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। लो बच्चों, सामने देखना। बाबू पहले समझेंगे, 20 से 25 मिनट लगेंगे समझने में, समझ लो, फिर बेटा हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है ना जी। इसका इन्वर्स कर देंगे तो बाबू मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड बन जाएगा। बाबू एक्सेस डिमांड हो या इन्फ्लेशन, कोई फर्क है? नहीं, एक ही बात है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया। इन्फ्लेशन की एक बात बताई थी मैंने, याद रहेगी दिमाग में? क्या बोला था? इन्फ्लेशन क्या है बाबू? जब भी बेटा सरकार या बेटा किसी और वजह से इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है ना बेटा, हमेशा इन्फ्लेशन आता है, ठीक है ना। लोगों के हाथ में आप फालतू पैसा दोगे ना, फालतू इनकम दोगे, वो लेविशली स्पेंट होएगी होएगी, और जब वो लेविशली स्पेंट होगी ना बेटा, तो चीज़ों के दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं। याद है बात की थी? तो यानी कि बेटा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड या मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशन की बात बड़ी सिंपल सी है कि इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाल दो, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा।
इकोनॉमी से पैसे ही तो बाहर निकालना है मुझे। अब देखोगे बेटा सारे के सारे मेजर्स में ना मैं इकोनॉमी से पैसा ही आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज सामने देखते रहना। सर दो तरीके के मेजर्स हैं, कुछ मेजर्स सरकार लेती है, सरकार जब भी कोई मेजर लेगी उसको बोलेंगे फिस्कल मेजर्स, ठीक है, और कुछ मेजर्स आरबीआई लेता है, आरबीआई के मेजर्स को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल मेजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मॉनेटरी मेजर्स बाय आरबीआई, ठीक है। बाबू रीजंस याद है आपको एक्सेस डिमांड के? 7 रीजन पढ़ाए थे मैंने, पता है आपको? इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिडक्शन इन टैक्सेस, increase in government expenditure, deficit financing, increase in investment, fall in import, rise in export। याद है आपको 7 रीजंस थे बाबू। 7 रीजन में से ना सेकंड और थर्ड याद करो। सेकंड रीजन क्या था? रिडक्शन इन टैक्स। सरकार टैक्स कम लेती है तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचता है, ज्यादा पैसा बचता है तो ज्यादा डिमांड करते हैं। और बाबू थर्ड था इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे करती है, लोगों के हाथ में ज्यादा इनकम आती है, ज्यादा इनकम आती है तो ज्यादा डिमांड करते हैं। याद है बाबू? अगर ये 2 कारण बन रहे हैं एक्सेस डिमांड के और सरकार को कोई मेजर लेना हो, आपको नहीं लगता सरकार को रिडक्शन इन टैक्स की जगह टैक्सेस इंक्रीज कर देने चाहिए, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह डिक्रीज कर देना चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं हो जाएगी एक्सेस डिमांड? ये देखो सरकार ने क्या मेजर लिए, जो मैंने बोले वही दोनों लिखे हुए हैं। एक्सेस डिमांड क्यों राइज हो रही थी? रिडक्शन इन टैक्स की वजह से ना इंक्रीज कर दिए टैक्सेस। क्यों राइज हो रही थी? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से ना डिक्रीज कर दिए गवर्नमेंट के खर्चे। गवर्नमेंट अपने खर्चे नहीं करेगी, लोगों के हाथ में इनकम नहीं जाएगी, ना इनकम जाएगी ना इन्फ्लेशन आएगा। सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा नहीं पहुंचेगी, ना ज्यादा पहुंचेगी ना ज्यादा डिमांड करेंगे, खत्म कहानी। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ रही है? अब बाबू जो मैं ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये बेटा हमारी अगली यूनिट में भी काम आने वाला है। एक यूनिट है हमारे पास मनी एंड बैंकिंग। देखो जब आप 11th क्लास में थे ना तो बिजनेस स्टडीज में ना कॉमर्शियल बैंक को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आपसे ना हमेशा टॉपिक पूछा जाता था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है ना सर। 12th क्लास में वो कॉमर्शियल बैंक की इंपॉर्टेंस कम कर दी, सेंट्रल बैंक की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, आरबीआई की। तो बाबू ये आरबीआई का फंक्शन भी है। जब मैं यूनिट शुरू करूंगा मनी एंड बैंकिंग और उसमें चैप्टर शुरू करूंगा बैंकिंग, बहुत काम आएगा ये टॉपिक। आज पूरी जान लगा के पढ़ दो, कल मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है जी। मैं बस बोलूंगा ही मैंने कराया था, आप बस कहना ओके। कुछ शुरू नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं 25 मिनट इसलिए लगाने को तैयार हूँ, ठीक है। ये आप भी सुनना बेटा। चलो खैर बाबू आरबीआई के मेजर्स पढ़ने जा रहे हैं, मॉनेटरी मेजर्स पढ़ने जा रहे हैं, कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है या एक्सेस डिमांड को। सर आरबीआई के कुछ मेजर्स हो सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और कुछ हो सकते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। करते हैं बेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात। सबसे पहली चीज लिखी हुई है बेटा इंक्रीज इन द बैंक रेट। अब बाबू ये क्या मुद्दा है, लोग है समझते हैं बेटा क्या मुद्दा है। बाबू बैंक रेट ना वो रेट होता है जिसपे आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है जी। मान लो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दी 9% पे, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक को लगता है यार 9% पे तो मैं ही लोन ले रहा हूँ, मुझे भी कुछ कमाना है, तो वो अपने क्लाइंट्स को अपने कस्टमर को लोन किस पे देता है? 12% पे, कि 3% में भी कमाऊंगा भैया, ठीक है। इकोनॉमी में ये सिचुएशन चल रही है, कई महीनों से चल रही है, कई साल से चल रही है, और चलते चलते अचानक से ना मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। ये सिचुएशन चलते चलते आरबीआई क्या करे? बाबू बैंक रेट बढ़ा दो चुपचाप से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? सर आरबीआई ने अब कॉमर्शियल बैंक को कहा मैं आपको 9% पे नहीं 12% पे लोन दूंगा। बाबू जब कमर्शियल बैंक को 12 पे मिलेगा तो क्या कमर्शियल बैंक आगे 12 पे देगा? नहीं, कुछ तो उसको भी चाहिए कमाने को। बाबू उसने भी कह दिया अपने कस्टमर्स को जी मैं तो 15% पे लोन दूंगा। अब बाबू जिस आदमी को पहले 12 पे लोन मिलता होगा 15 रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के वो लेगा, डिस्करेज करेगा ना वो लोन को। यही तो आप चाहते हो कि इकोनॉमी में पैसा ना पहुंचे, वो डिस्करेज करेगा, लोन नहीं लेगा। उसके लोन ना लेने से क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा कम पहुंचेगा, यही तो हम चाहते हैं। इससे तो कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में पैसे ही तो नहीं पहुंचने देना। क्लियर हुई बात?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? बाबू बैंक रेट समझ में आया? एक टर्म आती है बेटा रेपो रेट, ये क्या चीज होती है बाबू? बैंक रेट और रेपो रेट में ना कोई फर्क नहीं होता, बस एक माइन्यूट सी बात का फर्क है बाबू। बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। दोनों वही रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, पर बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। कमर्शियल बैंक ने कहा मुझे 10 साल के लिए लोन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म नीड्स है, आप क्या कहोगे? बैंक रेट पे दे रहा हूं। और उसने कहा जी 1 साल के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म नीड है, बोलेंगे रेपो रेट पे दे रहे हैं। दोनों वही रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन करता है। समझ में आ रही है? बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? आगे बढ़े, समझदार को इशारा काफी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट समझ में आया क्या होता है? रेपो रेट आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन करता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करता है, वो रेपो रेट होता है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? नहीं, वो तो बैंक रेट होता है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हाँ जी सर, देखो मेरे को पता था ये क्वेश्चन जरूर उठेगा। हाँ सर एक बार सबको सुना दो, क्योंकि इन सबके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। वो कह रहा है आरबीआई तो खुद पता नहीं कितना बड़ा कस्टोडियन है पैसों का, ठीक है ना, उसको क्या जरूरत पैसों की? सर यही क्वेश्चन है ना सर। नोट छापने की मशीन हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने भी छाप सकते हो। ये बात याद है, मैं ना बिजनेस स्टडीज के बैच में एक दिन कर रहा था आपसे, ठीक है ना, मैं आज भी बोल रहा हूँ सर, नोट छापने की मशीन जरूर है, पर बाबू अधिकार एक नोट छापने का भी नहीं है खुद से आरबीआई को। तो लोन की जरूरत हो सकती है, और लोन की जरूरत इसलिए भी तो हो सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, निर्देश की गवर्नमेंट ने अप्रोच करा आरबीआई को फॉर लोन, कि लोन दे दो, और आरबीआई के पास खुद ही पैसा नहीं है जितना अमाउंट मांग रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई किसको अप्रोच करे? कमर्शियल बैंक को कह सकता है सेंट्रल बैंक कि मुझे दे दो, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने वाला बनूं। ठीक है जी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है जी। बैंक रेट क्लियर हुआ, रेपो रेट क्लियर हुआ, रिवर्स रेपो क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू। वैसे बता देता हूँ सबसे आसान बात, ठीक है, वैसे याद भी रहेगी आपको। इन्फ्लेशन स्टार्ट्स विद आई। जब आप मेजर्स देखोगे ना, आई आई आई, और अगर मैं यहीं पर कर दूं इंक्रीज इन रेपो रेट, तो वो भी आई। ठीक है, वो आपकी इच्छा कैसे याद करना है, मैं थोड़ा सा हिंट ही दे सकता हूँ। आगे बढ़ाएं बात को बाबू। सेकंड क्वांटिटेटिव मेजर आता है ओएमओ। ओएमओ मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप परचेस भी कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच भी सकता है मार्केट में, मार्केट से खरीद भी सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को ही बोला जाता है परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन मार्केट में है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा। बाबू सेल करने से क्या होगा, लो समझना जरा आराम से। बाबू इकोनॉमी में पैसा है भर भर के, इन्फ्लेशन आ रहा है, आरबीआई बहुत परेशान है, क्या करे? उसने ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचनी शुरू करी। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट में बेची। मैं आगे की बात भी बोलूं तो जिन्होंने बिजनेस स्टडीज में सुन लिया है, टी बिल्स बेचे मार्केट में। अब बहुत बड़ा हिंट हो गया होगा, टी बिल्स सुना है ना मुझसे, किसकी सिक्योरिटी होती है पता है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। कौन इशू करता है पता है ना? आरबीआई इशू करता है। देखो लिंक हो रही है बात। बाबू आरबीआई ने मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी। बाबू आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, खरीदेगा कौन? आप सब पब्लिक के पार्ट, आप सबने खरीदनी शुरू कर दी। बाबू जब आप सबने खरीदी तो आपने पैसा दिया आरबीआई को, आपने पैसा दिया, क्या बाबू इकोनॉमी से पैसा बाहर निकल गया? अगर 1 लाख करोड़ की सिक्योरिटी मार्केट में बेच दी हो तो 1 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी से बाहर निकालने में कामयाब रहा आरबीआई, और ये पैसा उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थमा दिया। लेकिन एक बार के लिए पैसा आउट हो गया कि नहीं हो गया? यही तो चाहते थे,
इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाल दें। क्या मैं क्लियर हूँ बात को लेकर? दोनों बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ाएं बाबू। थर्ड हेडिंग इज इंक्रीज इन LRR। बाबू ये LRR क्या है? LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशो। क्या हो गया बेटा? लीगल रिजर्व रेशो। बेटा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में हम अच्छा खासा टाइम लगा सकते हैं, ठीक है ना? आराम से सुनते जाना बात को। बाबू LRR ना दो चीजों से मिलकर बनता है। LRR इज इक्वल टू CRR प्लस SLR। बाबू CRR प्लस SLR। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो। इसकी मैं बात कर चुका हूँ, कॉल मनी में की थी, अभी भी करूंगा दोबारा। SLR क्या है बेटा? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। खैर सुनो जरा दोनों बातें आराम से। बाबू किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता है, क्या कमर्शियल बैंक उतना लोन कर सकता है? मान लो मैं एक कमर्शियल बैंक हूँ, पिछले 15 दिन में मेरे बैंक के पास 15 लाख रुपए आए हैं, क्या 15 के 15 लाख रुपए लोन पर दिए जा सकते हैं? नहीं दे सकते। एज पर आरबीआई कहता है LRR छोड़ दो, बाकी लोन पर दे सकते हो। बाबू LRR दो चीजों से मिलकर बना है, यानी कि CRR और SLR का पैसा छोड़ दो, बाकी लोन पर दे सकते हो। मान लो इकोनॉमी में CRR का रेट 7% हो और SLR का 13% हो, तो कितना छोड़ दो? 20% छोड़ दो, 80% लोन दे सकते हो। तो बाबू इस 20% का क्या करना है, लो मैं समझाता हूँ। यानी कि अगर मेरी बैंक के पास 15 लाख रुपए आए हैं पिछले 15 दिन में, ठीक है, तो 80%, 15 लाख का 80%, 12 लाख रुपए तो मैं लोन दे सकता हूँ। कितना नहीं दे सकता? 20%। 3 लाख रुपए नहीं दे सकता। 15 लाख का 20%। बाबू ये CRR क्या चीज है और SLR क्या चीज है और इसके पैसे कहाँ रहेंगे, ये समझना बड़ा जरूरी है। बाबू CRR पता है क्या है? कैश रिजर्व रेशो। हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ, सेंट्रल बैंक मतलब RBI के साथ, बाबू एक अकाउंट मेंटेन करना होता है, ठीक है? आपने कभी सुना है सेंट्रल बैंक का नाम? मैं तो 11th क्लास में बताता हूँ अपने बच्चों को, बैंकर्स बैंक। सुना है? RBI का दूसरा नाम होता है बैंकर्स बैंक, नहीं सुना? बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है? बैंकों का बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक आपको ऑल ओवर इंडिया दिखाई देते हैं, सबका बाबू एक अकाउंट होता है विद RBI, ठीक है जी? बाबू हर कमर्शियल बैंक को 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार को बोलते हैं फोर्टनाइटली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस पर CRR मेंटेन करनी होती है। पिछले 15 दिन में जितने भी डिपॉजिट आए हैं उसका 7% CRR में जमा करना होता है, जो RBI के पास आपका अकाउंट होता है उसमें। मेरे पास कितने यहाँ पैसे आए थे? 15 लाख, 7% निकाला, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए उठाए, RBI के पास जो अकाउंट है उसमें जमा कर दिए, ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि CRR का पैसा हमेशा RBI के पास रहता है, हमेशा। इस पैसे का एक फायदा होगा, मैं बताऊंगा जरूर आपको क्या फायदा होगा, आराम से सुनना, ठीक है जी? बाबू तो ये SLR का पैसा किसके पास रहता है? बाबू SLR की फुल फॉर्म क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब ये पैसा आपको लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है, दैट सिंपली मींस इन कैश, ठीक है? 15 लाख के डिपॉजिट आए थे ना, 15 लाख का 13% निकाला मैंने, 1,95,000 आया। अब वो RBI कहता है SLR का पैसा आपको अपनी बैंक ब्रांच में हर टाइम रखना है, कोई भी पैसे मांगने आ सकता है आपसे कभी भी, यानी कि 1,95,000 रुपए बैंक ब्रांच में हमेशा पड़े रहेंगे। 13%, क्लियर है बात? और ये भी बता देता हूँ, बैंक ब्रांच के बाहर अगर कभी कोई ATM लगा है, उसके अंदर जितने भी पैसे होते हैं वो सब पैसे SLR के ही होते हैं। एक बैंक ब्रांच के बाद जो ATM लगा होता है ना, उसमें जितने भी पैसे जमा होते हैं वो SLR ही तो जमा होता है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है? यानी कि SLR का पैसा हर कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है और CRR का पैसा हर कमर्शियल बैंक RBI के पास रखता है। क्या मैं क्लियर हूँ अब दोनों बातों को लेकर? CRR प्लस SLR क्लियर हुआ, इसका मतलब LRR क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ाता हूँ बात को। मान लो इकोनॉमी में LRR का रेट 20% है और उसके बाद भी इन्फ्लेशन आ रहा है,
तो क्या करे आरबीआई? बाबू 15 लाख के डिपॉजिट आते हैं तो 3 लाख छोड़ देते हैं हम सीआरआर और एसएलआर के, 12 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, तो बे इन्फ्लेशन आ रहा है। आरबीआई पता क्या करे, सीआरआर और एसएलआर का रेट मतलब एलआरआर का रेट बढ़ाकर कर दे 30%, इंक्रीज कर दे एलआरआर। बाबू एलआरआर बढ़ाने से क्या होगा समझने की कोशिश करना। अब अगर 15 लाख के डिपॉजिट आए, कितना छोड़ना है? 30%, 4.5 लाख छोड़ना है। यानी कि लोन कितना कर सकते हो? 10,50,000। पहले कितना कर पा रहे थे? 12 लाख। आपको नहीं लग रहा हम इकोनॉमी में पैसा कम पहुंचा रहे हैं? यही तो करना है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, पैसा ही तो कम पहुंचाना है इकोनॉमी में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? पक्का से देख लो, 3 बातें मैंने अभी तक समझाई, बहुत टाइम लगा दिया, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो फिर भी। इंक्रीज इन बैंक रेट समझ में आया, ओएमओ में सेल ऑफ सिक्योरिटी समझ में आया, इंक्रीज इन एलआरआर समझ में आया, बढ़े आगे सबको क्लियर? चलो चलो बाबू, अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्वालिटेटिव मेजर्स का। मैंने अभी तक वो बात पेंडिंग छोड़ी हुई है कि सीआरआर के पैसे रखने का आपको फायदा क्या होता है आरबीआई के पास। सिर्फ 5 मिनट दे दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्वालिटेटिव मेजर्स में बेटा सबसे पहली हेडिंग है इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। लो जी, समझते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या चीज होती है। वो मान लो आपके पास ना 1 CR की कोई प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 1 करोड़। आप पहुंच गए आरबीआई के पास, सॉरी कमर्शियल बैंक के पास, कि कमर्शियल बैंक ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये गिरवी रख लो, मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो। क्या बेटा कमर्शियल बैंक 1 करोड़ का लोन कर देगा आपको? ईमानदारी से बताना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रख के नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा गलती से भी अगर इस प्रॉपर्टी के दाम गिरे ना, थोड़े से भी गिर गए, 20% गिर गए, आप लोन नहीं दोगे। आप उन्हें कहोगे बेच ले प्रॉपर्टी और लोन हो गया मेरा। बाबू तेरे को बता देता हूँ, ऐसे तेरे को ना बड़ा बहुत कम आइडिया होगा लोन के बारे में, सीए का तो काम ही यही है। बाबू खुली लैंड पे बहुत कम बैंक लोन करते हैं, यानी कि जो चीज कवर्ड होती है ना, कवर्ड एरिया में ही लोन करता है बैंक। समझ में आई बात? ठीक है चलो खैर उसकी भी बात करूंगा। अच्छा अगर खुली हो तो फर्क क्या पड़ता है? मानिए तेरा क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, फर्क क्या पड़ता है? बैंक के दिमाग में हमेशा एक चीज का डर है। देखो जो टीयर 2 सिटी होती है ना, टीयर 3 सिटी होती है, जैसे सहारनपुर टीयर 3 सिटी में गिनता हूँ मैं। टीयर 2 सिटी मेरी नज़र में समझ लो थोड़ी सी इससे डेवलप सिटी देहरादून होगी या मेरठ हो। टीयर 1 सिटी मेरी नज़र में वो बेंगलुरु और मुंबई और दिल्ली, ये टीयर 1 सिटी है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की बात बताऊं, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं यहाँ रेगुलर। पर टीयर 1 सिटी की हालत बताऊं बेटा, प्रॉपर्टी ना बड़ी स्टेबल रहती है या गिर जाती है, कोई भी अनहोनी होने पर थोड़ी सी भी। कोविड हुआ, हालात पता क्या हो गए थे टीयर 1 सिटी में? जो फ्लैट 50 लाख का था 35 लाख में बिकने को तैयार था। हमारे यहाँ देने को तैयार था कोई? छोटी सिटी में कोई नहीं बेचता, जितनी मर्जी आफत आ जाए उसके ऊपर, सस्ता सस्ता तो है नहीं, भूल जाओ। डिमोनेटाइजेशन हुआ, दिल्ली में प्रॉपर्टी वाले पता कितना रो पड़े थे, 30-30 लाख की चीज 18 लाख में बिक रही थी। अब बाबू ऐसे सिचुएशन में बैंक की हालत समझो, अगर आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखी और अगर 30 का ही लोन दे दो, बैंक तो मर जाएगा ना अगर प्रॉपर्टी के दाम गिर गए। क्या बेटा बैंक पूरी अमाउंट का लोन करता है? कभी नहीं करता। बैंक हमेशा एक मार्जिन छोड़ता है और वो मार्जिन जनरली बैंक में 25% रहता है। मतलब अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखोगे ना तो 75 लाख का ही लोन देगा, 25% छोड़कर ही लोन देगा वो। ये 25% मार्जिन है, इसलिए कि अगर दाम दूम गिरे कि बैंक के ऊपर आफत ना है, आफत हमेशा आपके ऊपर रहे। समझ में आ रही है बात? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब अब मान लो यही सिचुएशन चल रही है 6-7 सालों से, 25% आप मार्जिन छोड़ते हो और लोन करते हो और अचानक से मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, तो आरबीआई क्या करेगा? इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। आरबीआई ने कह दिया अब 25 नहीं, अब तो 40% है मार्जिन। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखोगे तो 60 ही लाख का लोन। अब एक आदमी 15 दिन पहले पता करके गया, तब तो लोन देने को तैयार था 75 लाख, आ जाओ वो जी 60 ही दूंगा, क्या कहेगा वो कस्टमर? रहने दो,
1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखूंगा तो हम 60 ही लाख का लोन दोगे, रहने तो मुझे नहीं चाहिए। यही तो हम चाहते हैं, मुंह से मना भी ना करें आप लोग भी ना। टेक्निकल बनने जा रहे हो तुम, डोंट टेक इट एज अ जोक, ये रियलिटी में यही होता है। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है बात? समझ सकते हो आरबीआई की पावर को आप, कितनी खतरनाक चीज है और क्या खतरनाक सोच है। इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना, कब इंट्रोड्यूस करना, सब उसको पता है। ठीक है जी, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए पक्का से? चलो जी बाबू, मैंने 4 हेडिंग करा दी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब बाबू लास्ट बात की तरफ बढ़ रहे हैं। सर हेडिंग है मोरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग, इन दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है ना, फिर मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। बेटा मोरल सुएशन पता है क्या होता है? जब आरबीआई अपॉन रिक्वेस्ट कमर्शियल बैंक को कुछ कहता है, उसको बोलते हैं मोरल सुएशन। और क्रेडिट राशनिंग पता है क्या होता है? कुछ लोग इसको बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कुछ लोग बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट राशनिंग, एक ही बात है। और वो क्रेडिट राशनिंग पता है क्या होता है? जब आगे ऑर्डर देकर कुछ कहता है कमर्शियल बैंक को, यहाँ रिक्वेस्ट देकर कहता है या ऑर्डर देकर कहता है, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों बातों में कोई फर्क नहीं। अब मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, ठीक है जी, डिमांड बहुत कर रहे हैं लोग, बहुत अंधाधुन पैसा लोगों के हाथ में, तो बाबू आरबीआई ना या तो रिक्वेस्ट करके या ऑर्डर देकर कमर्शियल बैंक को कह सकता है कि कुछ सेक्टर को ना लोन बिल्कुल मत करो, लोन डिस्करेज करो, इकोनॉमी में बहुत पैसा पहुंच रहा है, इन्फ्लेशन आई जा रहा है। जैसे कि कुछ सेक्टर बड़े बदनाम है बैंक की भाषा में, बैंक लोन नहीं करते उनको आसानी से। पॉलिटिशियन को कोई लोन नहीं करता, पता है आपको? क्योंकि पता है पैसा मरेगा ही मरेगा। ज़्यादातर ब्लैक लिस्टेड प्रोफाइल माने जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स को भी कोई लोन नहीं करता, क्योंकि उनकी इनकम सर्टेन नहीं है, या तो एकदम ही आ जाएगी बहुत बड़ी इनकम, या बिल्कुल नहीं आएगी। तो बाबू आरबीआई या तो रिक्वेस्ट से या ऑर्डर देकर कमर्शियल बैंक को कह सकता है ये 10 सेक्टर मैंने छाट लिए हैं, 10 इंडस्ट्री मैंने छाट लिए हैं, इनको लोन नहीं करना, बंद कर दो बिल्कुल। आपको पता है ऐसे काम बहुत बार होते रहते हैं। अभी पिछले 2-3 महीने पहले क्या हुआ था बेटा, एचडीएफसी बैंक के ऊपर ना रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी आरबीआई ने कि आप 1-1.5 महीने तक कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करोगे। इतने क्रेडिट कार्ड मार्केट में इशू हो गए थे, इतना अंधाधुन पैसा आने लग गया था। सिर्फ 1-1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले कोटक महिंद्रा बैंक को मना कर दिया था, कोई क्रेडिट कार्ड आप मार्केट में इशू नहीं करोगे, बहुत पैसा है मार्केट में इसमें। तो आरबीआई देखो क्या क्या करता रहता है। ठीक है जी, अभी तक बात समझ में आ रही है? अब मैं एक बात पूछूं, उस मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं वापसी, जो मैंने भी छोड़ा था, कहा था 5 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आरबीआई रिक्वेस्ट भी कर रहा है तो भी क्या कमर्शियल बैंक सुनते होंगे या नहीं सुनते होंगे, या ऑर्डर पे ही सुनते होंगे? ये थोड़ा सा गैस कर लो, क्योंकि यहाँ से ना सीख के बहुत कुछ जाओगे आप। देवे भाई छोड़ दो ये, हाँ सिर्फ 1 मिनट छोड़ दो। हाँ जी बाबू, मेरे को एक बात बताओ, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को, तो वो सुनता होगा क्या नहीं? बस कैसे ही करना है, सब सुनता होगा हमेशा हमेशा। नहीं ऐसा नहीं है कि सुननी ही पड़ेगी, उसमें ना कमर्शियल बैंक को डर लगता है, इसलिए वो सुन लेता है रिक्वेस्ट में। पता है क्यों डर? पता है किस चीज़ का लगता है? मैं बता देता हूँ डर किस चीज़ का लगता है बाबू। डर लगता है कि, समझना इस सिचुएशन को, मान लो रिद्धि, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास आई, इसने 15 लाख रुपए जमा कर दिया, अकाउंट खोल लिया आज, ठीक है, और आज ही मेरे पास अंतर आई कि मुझे 15 लाख का लोन दे दो। ये पैसे आए, मैंने इसे उठा के लोन दे दी, मैं दे ही सकता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है, कमर्शियल बैंक का काम ही है ये। अगले दिन रिद्धि वापस आ गई, जब मैंने कल अकाउंट खुलवाया था 15 लाख से, उसमें 10 लाख मुझे चाहिए, लो मेरे को विड्रॉल करने हैं। ईमानदारी से बताना मेरे पास है? कल आए थे, मैंने लोन कर दिया था। सर जब भी बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक के पास कैश की शॉर्टेज होती है, मैंने ये वर्ड पहले भी बोला था, आरबीआई का एक फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक का आखिरी चारा आरबीआई है।
अब इसको 10 लाख रुपए देने मेरे पास है नहीं, कहाँ से आएंगे? आरबीआई। अगर मैं उसकी रिक्वेस्ट नहीं मान रहा हूँ आएंगे? ईमानदारी से बताना, उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा आएंगे? तो माननी पड़ती होगी क्या नहीं? दूसरी बात, अगर आप CRR रेगुलरली मेंटेन कर रहे हो तो आरबीआई आपकी मदद करेगा ही करेगा। मैंने कहा था मैं CRR का इस्तेमाल बताऊंगा, CRR के पैसे आप आरबीआई के पास क्यों रख रहे हो? अच्छा, अगर CRR मेंटेन ना हो तो भूल जाओ ये पैसे कभी आपके पास आएंगे। तो आरबीआई की रिक्वेस्ट मानने की इंपॉर्टेंस समझो, CRR मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस समझो। उसकी बात नहीं मानोगे, CRR मेंटेन नहीं करोगे, पैसे कभी नहीं आएंगे। क्लियर हो ना बात को लेकर? मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक तरीके से क्लियर कर दिया टॉपिक, ठीक है। अब अगर मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड लिखना हो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिक्रीज इन LRR, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मोरल सुएशन का नाम मोरल सुएशन रहेगा, क्रेडिट राशनिंग की जगह लिखा जाएगा विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। बस सब कुछ अपोजिट, सब कुछ, ठीक है। एक बस आखिरी बात बोलता हूँ ताकि मैं वाइंड अप कर सकूं। सर अगर ये मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड होता तो यहाँ लिखा होता डिक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट गिरा दो, इधर देखना। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन करता है कमर्शियल बैंक को, 9% पे लोन कर रहा था और ये आगे 12 पे, और इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड होगी, डिफ्लेशन आ गया, मतलब पैसे ही नहीं है किसी के हाथ में यार, पैसे नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। आरबीआई क्या करे ऐसे सिचुएशन में? बैंक रेट गिरा दे। ये सेम सिचुएशन है डिमोनेटाइजेशन की, सब कुछ तो आप बैंकों में जमा कर चुके हो, पैसा आ ही नहीं रहा, इकोनॉमी में वापसी। आरबीआई ने पता क्या किया था कि कॉमर्शियल बैंक में आपको 6% पे लोन करूंगा, मार्केट में लोन पहुंचा दो अंधाधुन। पता है क्या रेट कर दिया था होम लोन पे कॉमर्शियल बैंक ने? 7.5%, 7.5% पे होम लोन। मैं कह रहा हूं इतना लोन आया मार्केट में, इतना लोन आया, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था इतना लोन। देख रहे हो कैसे पैसा पहुंचाया जाता है मार्केट में? सर दिस इज आरबीआई फॉर यू, हल्का आदमी नहीं है। ऑल क्लियर? वाइंड अप करें, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। एक के मेजर्स नोट डाउन कर लो, बाकी के अपोजिट गड़बड़ लिख लेना। रखते हैं आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।